वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम सोशल ऑप्शन को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा रिलीजन ही रहेगा बट पेपर चेंज हो जाएगा। हम ये पढ़ेंगे पेपर 2 के लिए। अब आपको पेपर 2 में अगर याद हो टॉपिक नंबर 18 में रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, बस ये दो चीज़ें ही लिखी हुई हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पेपर 1 से कॉमन है। पेपर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये वीडियोस अगर आप देखना चाहो, जो बेसिक फाउंडेशनल वीडियोस हैं वो यूट्यूब की इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एनिमिज्म से लेकर लास्ट तक। इसके अलावा पेपर 2 का हम कम्युनलिज्म कवर कर चुके हैं, जो कि रिलीजन में डायरेक्टली नहीं दिखता बट उसे भी हम रिलीजन के साथ ही पढ़ते हैं। बेसिकली रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, उसके बाद कम्युनलिज्म पढ़ना होता है। थ्योरी हमने पढ़ लिया, वेबर की थ्योरी पढ़नी बाकी है, वो हम थिंकर्स वाले पार्ट में देख लेंगे। देन सेकुलराइजेशन भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हमने कॉमन लेक्चर पढ़ा। इनफैक्ट तो ये टॉपिक तो ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए भी आता है। देखो, जब हमने सोशियो ऑप्शन को पढ़ाना शुरू किया था तो आपको अगर ध्यान हो, सिलेबस को डिफाइन किया 11 यूनिट्स में, जिसमें हमने रिलीजन रखा कि पेपर 1 पेपर 2 से दोनों टॉपिक उठा लिए। पेपर 1 पेपर 2 के दोनों टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर 8 एंड टॉपिक नंबर 18। बट इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें रिलीजन में पढ़ने होते हैं। तो वो क्या टॉपिक्स हैं? देखो, टॉपिक 8 क्या कहता है रिलीजन सोसाइटी में। सबसे पहले लिखा है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, बट डिफाइन नहीं की कौन सी। तो वो हम ले आए टॉपिक नंबर 4 से। हमने डरखाइम की थ्योरी ले ली, वेबर की, प्लस मार्क्स की थ्योरी भी हम पढ़ते हैं इसमें साथ में, जो मैं आपको एडवांस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। देन टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये डायरेक्टली लिखा हुआ एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्ट, कल्ट। पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरीज ऑफ रिलीजन आएंगी, प्लस प्लूरलिज्म ये कॉन्सेप्ट आएगा। सेक्ट कल्ट का भी कुछ यूज़ आप कर सकते हो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स की तरफ। फिर इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। इसमें हमने अलग अलग जगह से टॉपिक्स उठाए हैं। पेपर 1 के टॉपिक हैं रिलीजन इन साइंस, सेकुलराइजेशन, देन रिवाइवलिज्म, देन फंडामेंटलिज्म। बट पेपर 2 में टॉपिक नंबर 22 में अगर आप देखो, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में सेकुलराइजेशन लिखा हुआ है। तो इसको हम रिलीजन के साथ ही पढ़ ले रहे हैं। उसके जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं वो भी हमने पढ़ लिए। सेम वे में रिवाइवलिज्म और कम्युनलिज्म ये दोनों टॉपिक नंबर 25 में आते हैं। अगर आप 25 का देखो तो रिवाइवलिज्म और कम्युनलिज्म यहाँ है, तो हम उनको रिलीजन के साथ ही पढ़ रहे हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो इस वे में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। वेबर की थ्योरी बची है, वो हम थिंकर्स के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए मैं आपको डेफिनेटली एक बार आइडियल टाइप्स पढ़ाना चाहूँगा। वेबर की जो कैपिटलिस्ट थ्योरी है, आइडियल टाइप समझने के बाद वो हम समझेंगे, बहुत फ्लुएंटली आपको समझ आएगी। अब जो टॉपिक्स हैं वो है रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ये बचा है, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इन दो टॉपिक के साथ दिक्कत क्या है कि इन पर कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, और जो है भी ना वहाँ पे लोग बता देते हैं कि देखो ये रिलीजन है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। सोशियोलॉजिकल या ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, आपको डेफिनेशन तक रेगुलर सोर्सेज में ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये लेक्चर हमने किस वे में आइडेंटिफाई किया है या पढ़ाना है? PYQs हम देखेंगे, PYQs रिलेटेड टॉपिक के देखेंगे। देन इसके बाद हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ ये फिगर्स देखेंगे। देन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक थिंकर्स व्यू हम देख रहे हैं, क्या क्या कुछ कीवर्ड्स हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन की फाइंडिंग, ये बेसिकली PU, एक PEW ये रिसर्च सेंटर है, उनकी फाइंडिंग है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद कुछ ये जो ग्राफ्स है ना, इस तरह के ग्राफ्स भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, ग्रोथ कैसे हुई रिलीजन की या रिलीजियस कम्युनिटीज़ की इंडिया में, अब तक कैसे होता आ रहा है। देन सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ मॉडर्न इंडिया में कैसे चल रहा है, पेपर 1 का कॉन्सेप्ट है, उसी को हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देन सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ रिलीजन इन इंडिया जिन्होंने की, वहाँ क्या क्या इश्यूज़ आए, ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिकल अप्रोचेस क्या थी, कैसे बनी, राइट। ओरिएंटलिज्म क्या था, कॉलोनियलिज्म से इसका क्या लेना देना है। देन इंडोलॉजी कैसे आई, उसमें ब्राह्मणिकल व्यू कैसे आया। फिर हम समझेंगे M.N. श्रीनिवास का फील्ड व्यू वर्सेस बुक व्यू, उन्होंने जो कूर्ग ऑफ साउथ इंडिया में देखा। उसके बाद हम आएंगे वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ये वाला पार्ट मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, कुछ कीवर्ड्स होंगे वो मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। हिंदुइज्म में देख लेंगे कुछ चीज़ें। देन यहाँ हम M.N. श्रीनिवास के जो व्यूज़ हैं वो हम पढ़ लेंगे इस लेक्चर में। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा आगे एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, तो सारी कम्युनिटीज़ के बारे में आपको एक एक करके बता दूंगा। देन उसके बाद एडवांस लेक्चर में जब हम जाएंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। उससे पहले हम ये ट्राइबल रिलीजन वगैरह पढ़ रहे हैं। रोल ऑफ रिलीजन जो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर समझने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर पढ़ते हुए आप पेपर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स याद करना, उनको अप्लाई करने की कोशिश करना। पेपर 1 में जो भी हमने टॉपिक पढ़े हुए एग्जाम्पल दिए ज़रूर हैं पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो फंडामेंटलिज्म टॉपिक पढ़ा हो, चाहे रिवाइवलिज्म, कोई भी टॉपिक पढ़ा हो, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जो पेपर 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं,
कैन रिलीजन फॉर्म अ सफिशिएंट बेसिस फॉर फॉर्मिंग कल्चरल आइडेंटिटी इन इंडिया। कल्चर के लिए रिलीजन एक अच्छी आइडेंटिटी वो बेस बन सकता है कि नहीं। बेसिक टेनेट्स ऑफ हिंदू रिलीजन, ये हम पढ़ ही लेंगे आगे। हिंदुइज्म मोनोथीज्म पर बेस्ड है या फिर पॉलीथीज्म पर। देन वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इसी टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम ये पढ़ेंगे, सारे रिलीजन देखेंगे। देन एनिमिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, और जो रिलीजन्स हैं ट्राइबल रिलीजन वगैरह वो भी देख लेंगे। देन श्रीनिवास व्यू ऑन रिलीजन, जैसे अभी हमने बात की थी, ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बेसिकली ट्राई करेंगे एडवांस लेक्चर में कवर करेंगे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। एथनिक वाला, जब एथनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। देन यहाँ पर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स ऑन नेशन बिल्डिंग। बाकी ग्रुप्स का इम्पैक्ट हम कब पढ़ेंगे, जब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लिंग्विस्टिक का तब पढ़ लेंगे जब लैंग्वेज पढ़ेंगे, कास्ट और ट्राइबल का भी तभी पढ़ेंगे जब इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। देन रिलीजियस फैक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे काम करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन में क्या रोल है, रोल ऑफ रिलीजन सिविल सोसाइटी, ये मैं आपको ऑलरेडी राइज ऑफ सिविक रिलीजन पढ़ा चुका हूँ सेकुलराइजेशन वाले लेक्चर में, एंड रिवाइवलिज्म के साथ में भी पढ़ा चुका हूँ। देन रिलीजन एक सोशल स्टेबिलिटी और सोशल चेंज का एक फैक्टर कैसे हो सकता है। तो बस आपको कुछ कीवर्ड्स देखने समझना है। पेपर 2 इन जनरल लोग पढ़ाते नहीं हैं, तो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, प्लस अच्छे वे में अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो तो रिलीजन क्या है, एक मेजर रोल प्ले करता है इंडियन वे ऑफ लाइफ में, भारतीय जीवन शैली में। एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर है सोशल लाइफ का। रिलीजन के बिना इंडिया में सोशल लाइफ चलनी पॉसिबल नहीं है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जो डिग्री ऑफ रिलीजियसिटी है, धार्मिकता है, वो वेरी करती है लोगों में, और कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, कोई बहुत कम रिलीजियस हो सकता है। और आज के टाइम में, रिसेंट टाइम्स में हमने ये देखा है कि जो ऑर्थोडॉक्सी है वो रिड्यूस होती जा रही है, स्पेशली अगर हम बात करें यंग लोगों की जो कि अर्बन ड्वेलर्स हैं, शहरी निवासी हैं। अगर हम परसेंटेज देखें, ये वाला फिगर ना इस टॉपिक में भी काम आएगा और रिलीजियस माइनॉरिटी में काम आएगा। जो ये वाला रेड सा ऑरेंज सा कलर है, ये हिंदू हैं 79.8%, लेस देन 80% हैं। ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। बाकी सारे रिलीजन अप्रॉक्सीमेटली 20% हैं, या मोर देन 20% आप कह सकते हो। और ये सब मिला के माइनॉरिटीज़ को फाइंड करते हैं। कुछ और वेरियस रिलीजन्स भी हैं। मेनली कॉन्स्टिट्यूशन 5 माइनॉरिटीज़ की बात करता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख। तो इसमें आप देखोगे कि 14% मुस्लिम है, 2.3% क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट, जैन मिला के और अदर्स मिला के 2% है, सिख आपके 1.7% है। माइनॉरिटीज़ में भी आपको यही ग्राफ याद करना है। अब ये चीज़ें ना एग्ज़ाम में बनती नहीं है, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो ऐसा फिगर बन जाएगा। तो आपको बहुत पहले से ही ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरह से आप ये बनाना सीखो। अदरवाइज़ ये सब फिगर ना बनते नहीं हैं, आप करके देखना, आराम से बनाना सीख लोगे, राइट। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। 21 की सेंसस रिपोर्ट जब आ जाए उससे इसे अपडेट कर लेना, काफ़ी चेंजेस होने की चांसेस है। अब कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं इंडिया में रिलीजन की। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स हैं। बहुत सारे रिलीजन हैं एक साथ, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जब हमने प्लूरलिज्म का लेक्चर पढ़ा था वहाँ हमने ये चीज़ देखी भी थी कि इंडिया एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एपिटोम है। प्रियम्बल क्या कहता है कि हम एक सेकुलर स्टेट है, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के होने के बावजूद हम एक सेकुलर स्टेट है, सबके लिए न्यूट्रल है। डी बसु, जिनकी बुक लोग पढ़ना तो चाहते हैं जीएस के लिए लेकिन पढ़ते नहीं हैं, उनका पूरा नाम ही दुर्गादास बसु है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डाइवर्सिटी और टॉलरेंस है रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, वो दोनों ही इस कंट्री में इस्टेब्लिश की गई हैं बाय द लॉ, यानी कि कानून के द्वारा स्थापित हैं ये चीज़ें, कानून के बियॉन्ड नहीं है, पर्सनल लॉज नहीं है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके बेस पर इस्टेब्लिश की गई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कहता है एक फंडामेंटल राइट है। देख रहे हो कितने सारी चीज़ें हैं, कितनी डायमेंशंस आपको इसी पेज पे मिलेगी। डाइवर्सिटी है लेकिन हम सेकुलर हैं, लेकिन प्लूरलिज्म है, लेकिन यहाँ पर टॉलरेंस भी है, लेकिन ये चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग भी चलती है, और राइट टू फ्रीडम भी है। सब कुछ मिलता है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सेकुलर स्टेट है बट हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। सेम वे में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन को हम पूरी तरह से मानते नहीं हैं। सेकुलरिज्म क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन विद स्टेट, पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। जीएस में तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इंडियन वर्सेस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है। तो सेकुलरिज्म की जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो यही होनी चाहिए थी कि रिलीजन और स्टेट में कंप्लीट सेपरेशन है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। इंडिया में क्या है, स्टेट
या तो सपोर्ट करता है या पार्टिसिपेट करता है, लेकिन न्यूट्रल मैनर में। अगर आप आर्टिकल 26 देखो, 27, 28, 29, 30, तो यहाँ आपको स्टेट का पार्टिसिपेशन दिखेगा। फंडामेंटल राइट में डाला हुआ है कि हम आपसे टैक्स ले सकते हैं, चीज़ें चार्जेबल है, बट हम ये टैक्स वाला पैसा ना किसी एक कम्युनिटी के लिए खर्च नहीं करेंगे। तो आपको 25 से लेकर 30 तक आर्टिकल एक बार पढ़ने की नीड है, ये आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो इन अ न्यूट्रल मैनर ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए। अब यहाँ पर देखो अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं। हमने अपना एक इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बना लिया कि हम सपोर्ट करेंगे न्यूट्रल मैनर में। लेकिन जो कुछ स्कॉलर्स हैं लाइक ओमर खालिदी ने 2022 में एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने कहा वाई इंडिया इज़ नॉट अ सेकुलर स्टेट। उन्होंने कहा ठीक है आप सेकुलर हो, लेकिन एट द सेम टाइम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रिविलेजेस हिंदुइज्म एज स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुइज्म को प्रिविलेज है, लेजिस्लेटिवली प्रिविलेज है, कल्चरली प्रिविलेज है। अब यहाँ पर बीइंग अ हिंदू मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूँगा, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। कोई कमेंट सेक्शन में गालियाँ देता है तो आई एम वेरी सॉरी, वहाँ पर आपको जो करना है करो, राइट। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है जो ये कहते हैं कि एक तरफ तो हम सेकुलर हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि इंडिया सेकुलर नहीं है। इंडिया में हिंदुइज्म को प्रिविलेज दी हुई है। कैसे दी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशनली दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 243(1) की अगर आप बात करो तो जो लैंग्वेज ऑफ यूनियन है वो हिंदी होगी। उर्दू भी हो सकती थी, इंग्लिश भी हो सकती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ यूनियन देवनागरी में ही हिंदी होगी। आर्टिकल 48 में काऊ और काफ के स्लॉटर की बात की गई है, किसी और रिलीजन के जो एनिमल्स हैं उनकी तो बात नहीं की गई है। इसको इलीगल क्रिमिनल ऑफेंस भी बनाया गया मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया में। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली है, और भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। लेजिस्लेटिवली इसका जो एपिटोम एग्जाम्पल है वो है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट क्या करता है? काफ़ी सारे माइनॉरिटी रिलीजन्स को, लाइक बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, इनको क्या कहता है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ही रजिस्टर कराओगे। कल्चरली इंडिया में आप देखोगे कल्चरल फेस्टिवल हिंदुइज्म से रिलेटेड ज़्यादा हैं। ये लोग कहते हैं जो हिंदुइज्म में फेस्टिवल्स हैं उनके नंबर ऑफ ज़्यादा है, उनकी लीव्स ज़्यादा होती हैं। इस वे में काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो ये सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। आपको ऑनेस्टली इन चीज़ों के लिए न्यूट्रल व्यू रखना है, इतना व्यू आप रख सकते हो। लेजिस्लेटिवली जो मैंने आपको एग्जांपल बताया हिंदू मैरिज एक्ट का, वो भी आप कोट कर सकते हो कहीं भी ऑनेस्टली, ठीक है। देन कुछ और चीज़ें हैं। डाइटरी हैबिट है, वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ लार्जेस्ट वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है वो मोस्टली रिलीजियसली वेजिटेरियन है। देन राइट ऑफ पैसेज एक कीवर्ड है। राइट ऑफ पैसेज क्या कहता है कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पीरियड, आप पैदा हो गए, ठीक है, ये फर्स्ट राइट ऑफ पैसेज है। आप कोख में थे, वहाँ से आप संसार में आ गए। देन आपकी शादी हो गई, अकेले थे, अब आप 2 हो गए। देन आपके बच्चे हो गए, 2 से 4 से 8 हो गए। देन उसके बाद मर गए। तो ये सारी चीज़ें ना राइट ऑफ पैसेज है। ऐसे सेरेमनीज़ जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिशनल पीरियड्स होते हैं किसी इंसान की लाइफ में, उन्हें हम कहते हैं राइट ऑफ पैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एंथ्रो ऑप्शनल में तो इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे, सोशियो में भी क्वेश्चन पूछना बनता है, तो आपको आना चाहिए, आपके आंसर्स में दिखना चाहिए अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता भी नहीं है। तो ये जो ओकेजन्स होते हैं, इलेबोरेट सिस्टम ऑफ रिलीजियस कस्टम्स हैं। टूरिज्म या पिलग्रिमेज है इंडिया में। टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर उसमें से आप रिलीजन को हटा दो तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचेगा। द रिलीजियस पॉलिटिक्स है, वो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालती है। रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। लाइक कम्युनलिज्म हो चाहे फंडामेंटलिज्म हो, बहुत बार आप देखोगे पॉलिटिकली सपोर्टेड है, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, कट्टरवाद हो, ये चीज़ है, ठीक। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट दिखती है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को आगे खुश करने की, जो तुष्टिकरण कहते हैं हिंदी में, तुष्टिकरण की राजनीति, वो आपको दिखेगी रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड। देन कई बार आपको ये दिखेगा कि जो लोअर कास्ट्स हैं उनको हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन झेलना पड़ा। उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने एफर्मेटिव एक्शन के प्रोविज़न किए हैं कुछ सेक्शंस के लिए कि इनको आप इक्विटी के कॉन्सेप्ट पर लाओगे बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इक्वल्स है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। जो अनइक्वल्स हैं, सपोज कोई बंदा यहाँ खड़ा है हायरार्की में, स्टेटस में कोई बंदा यहाँ खड़ा है, तो पहले आप इस बंदे को इस लेवल पे लेके आओगे, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, रिजर्वेशन जैसे इसका एक एग्जाम्पल है। अब कंटेम्प्रेरी इंडिया में
जो रिलीजन है एक प्राइवेट अफेयर की तरफ भी जा रहा है। लोग सड़कों पे आके अपने रिलीजन का दिखावा नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आप किससे जस्टिफाई कर सकते हो? जोस कैसुनावा की जो थ्योरी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन है उससे। ये थ्योरी हमने सेकुलराइजेशन के लेक्चर में बहुत डिटेल में समझी थी। बीजे विल्सन्स हैं जो इन्होंने क्या कहा कि बाय द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन इंडिया में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्शंस हैं, कॉन्शियसनेस है, ये सब अपनी सोशल सिग्निफिकेंस खोते जा रहे हैं। सेकुलराइजेशन वाला लेक्चर वापस से रेफर करो। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, उसकी वजह से रिलीजन का रोल घट रहा है। डिक्लाइन ऑफ कम्युनिटी हो रही है इंडिया में, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म हो रहा है। तो डरखाइम का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो कि अगर कम्युनिटी डिक्लाइन करेगी तो कलेक्टिव कंसाइंस डिक्लाइन करेगी, कलेक्टिव एफर्वेसेंस डिक्लाइन करेगा, तो सोसाइटी का जो टोटेम था उसकी वैल्यू डिक्लाइन करेगी और फिर रिलीजन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। इंडिविजुअलिज्म जो जीन पॉल सेरेटे का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ेगा। इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि आपको एज अ इंडिविजुअल सर्वाइव करना चाहिए चाहे उसकी कॉस्ट जो भी हो। जो ऑक्यूपेशनल कास्ट स्ट्रक्चर है वो ट्रेडिशनली क्या था? रिलीजियसली सपोर्टेड था। अब वो अपना सिग्निफिकेंस या फिर महत्व खो रहा है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक पर आते हैं, वो है की फाइंडिंग्स अबाउट रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया। ये है प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग, तो इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रेडीमेड पॉइंट्स हैं, ये ऑक्सफोर्ड के साथ इन्होंने स्टडी की थी, उसमें ये पब्लिश हुई थी सारी चीज़ें। इन्होंने क्या कहा कि जो प्लूरलिज्म है इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से एक कोर वैल्यू रही है, जहाँ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ हिंदू है और स्मॉल शेयर ऑफ बाकी कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन और अदर ग्रुप्स। हिंदू क्या है? 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, बाकी लोग 6% हैं। अगर आपको ये देखना 1951 और 2011 में क्या परसेंटेज रहा है, ये इन्होंने कहाँ से स्टडी की? सेंसस ऑफ इंडिया से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्यू भूल जाओ बट सेंसस ऑफ इंडिया ज़रूर याद रखना। तो हिंदू जो है 1951 में थे 84%, अब हैं 79%। मुस्लिम्स हैं 9.8 से 14%। क्रिश्चियंस लगभग उतने ही हैं, 6% में थोड़े से डिक्लाइन किए, बट एब्सोल्यूट नंबर तो बड़ा ही है ना। पहले अगर 30 करोड़ लोग थे, अब 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ का 1.7% ज़्यादा होगा कि 30 करोड़ का 1.9% ज़्यादा होगा। एब्सोल्यूट नंबर सबके बड़े हैं, तो इस चीज़ में मत जाना कि लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है। बाकी अदर्स 0.4 से 0.9 होगा। बुद्धिस्ट का परसेंटेज सेम है, जैन का परसेंटेज भी डिक्लाइन हुआ है। तो एब्सोल्यूट नंबर में ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, सब बड़े हैं परसेंटेज के हिसाब से। ये इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मुस्लिम्स हैं, उनका हाई फर्टिलिटी रेट है, लेकिन एक चीज़ अभी ये भी देखी गई कि जो शार्पेस्ट डिक्लाइन आया फर्टिलिटी में वो मुस्लिम्स में ही है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। 4.4 से 2.6 पर आया, हिंदू में 3.3 से 2.1 पर आया। जो फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट होता है वहाँ पर हिंदू पहुँच चुके हैं। क्रिश्चियंस का थोड़ा कम है, बुद्धिज्म में 1.7 दिखेगा, सिख में रिसेंटली 1.6, जैन में 1.2। पहले ये 2.4, 2.4, 2.9, 2.9 ये हुआ करता था। ये आप याद कर लो। ये क्या था? नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव इन देयर लाइफ टाइम। अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहले एक औरत कितने बच्चे पैदा करेगी? पहले हिंदू में 3.3, मुस्लिम में एवरेज 4.4, अभी क्या है 2.1, 2.6। तो ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ भी डिक्लाइन हो रहा है रिसेंट डिकेड्स में। जो फर्टिलिटी है वुमेन एजुकेशन से क्लोजली टाइड है, तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है वो आपको फर्टिलिटी में डिक्लाइन दिखेगा। एजुकेशन इन सोशल चेंज टॉपिक में ये चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। क्रिश्चियन वुमेन स्कूल में ज़्यादा रहती हैं। माइग्रेशन जो 1947 तक बहुत बड़ा फैक्टर था रिलीजियस कंपोजिशन को इफ़ेक्ट करने में, अब उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं बचा है रिसेंट टाइम्स में। अब इतना ज़्यादा माइग्रेशन का रिलीजियस माइग्रेशंस नहीं हो रहे इंडिया में बेसिकली उतने बड़े लेवल पर। अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आपने देखा होगा रोहिंग्याज के केस में और बहुत सारे केसेस में। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी छपती हैं न्यूज़ में जो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया में रहते हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से आके रह रहे हैं और उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या स्टेटस नहीं है। ये भी एक इंडिया में रिलीजन का फैक्टर है। देन रिलीजियस कन्वर्जन या प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं तो बट वो रेयर हैं। साथ में ऐसा होता है कि अगर रिलीजन ए के लोग बी में स्विच किए तो लगभग उतने ही परसेंटेज बी के ए में हो रहे हैं। जैसे पीओ ने जो ये स्टडी की है, इन्होंने कहा कि 0.7% जो हिंदू पहले थे अब नॉन हिंदू हैं, लेकिन 0.8% जो नॉन हिंदू थे अब हिंदू हैं, तो लगभग 0.7, 0.8 कैंसिल आउट हो गया। इंडिया में 94% ऑफ वर्ल्ड्स हिंदू रहते हैं। नेपाल के साथ में ये इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ 2/3 मेजॉरिटी है हिंदुओं की ज़्यादा, एटलीस्ट 75% लोग दिखते हैं। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान चले जाने चाहिए, उनको आप पीटो पकड़ के,
मुस्लिम्स का भी उतना ही बड़ा घर है हिंदुस्तान जितना कि हिंदुओं का है। मुस्लिम्स जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी माँ की तरह ही पूजा है, उसकी अर्चना की है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही वर्ल्ड में एब्सोल्यूट नंबर्स में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। हिंदूज़ मेजॉरिटी में है 28 स्टेट्स में, जिसमें जो कुछ मेजॉरिटी बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं वो भी हैं। मुस्लिम्स लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन मेजॉरिटी में है, सॉरी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5% मुस्लिम रहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है पूरी दुनिया में, सॉरी पूरे बाकी स्टेट्स में आपको दिखेगा 95% मुस्लिम्स बाकी जगह रहते हैं और एक रिलीजियस माइनॉरिटी की तरह रहते हैं। देन क्रिश्चियन मेजॉरिटी आपको नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में देखने को मिलती है। देन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, कहीं यूज़ हो जाए। प्री हिस्टोरिक टाइम में आप देखोगे मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग के टाइम पर आपको दिखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे मदर गॉडेस की पूजा होती थी, शी वॉज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। रिलीजन की रूट्स इंडिया में ये दिखती हैं। देन हिंदुइज्म एक मेजर रिलीजन की तरह आपको दिखेगा, लगभग 5000 ईयर्स एगो राइज हुआ। इसको दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन भी माना जाता है। बाद में हिंदुइज्म में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट आए, जो कि संख्या, योगा, न्याय, ये सब आपने पढ़े ना जीएस में, बस जीएस तक रहने देना ऑप्शनल में, सोशियोमेट्रिक्स पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है तो अलग बात है। देन श्रमणा रिलीजन्स जो हैं बेसिकली जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर आजीविका या अजनाज, ये वाले जो रिलीजन्स हैं ये राइज हुए। और बेसिकली जब ये रिलीजन स्टार्ट हुए थे एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की तरह आए थे। इसके लिए आप वो जो फिगर था जहाँ हमने यहाँ बात की थी, यहाँ चर्च है, यहाँ सेक्ट है एंड कल्ट है, यहाँ इक्विलिब्रियम इस तरफ को आता है और यहाँ को आता है आपका प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट की तरह ये मूवमेंट राइज हुए थे, वो वाला फिगर आप बना देना। बीच में आता था डिनोमिनेशन और चर्च में क्या डिफरेंस था, पॉलिटिक्स और स्टेट का सेपरेशन। चर्च में क्या है, पॉलिटिक्स स्टेट साथ साथ चलते हैं, डिनोमिनेशन में अलग हो जाते हैं। देन इस्लाम के बारे में आप जानते हो, मोनोथिज्म है, लार्जेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन है। भक्ति मूवमेंट के बारे में आप जानते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, बस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो अगर ज़रूरत पड़े कि वेरियस टाइप ऑफ रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं। तो कबीर सेक्ट, कबीर पंथ लिखो, गुरु नानक देव के बारे में लिखो, भक्ति संत के बारे में लिखो, सूफिज्म के बारे में लिखो, ट्राइबल रिलीजन्स के बारे में लिखो, सब कुछ लिख सकते हो। देन सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न इंडिया, ये वही जो पेपर 1 में पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन। तो बीजे विल्सन की जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेकुलराइजेशन के थ्रू इंडिया में इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे एक्शन हो या कॉन्शियसनेस जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, वो अपना सोशल सिग्निफिकेंस खो रही है। आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे, रिलीजन दूसरे सिस्टम से अलग होता जा रहा है। इसको हमने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन। एक डिफरेंट वे में आपको इंस्टीट्यूशंस दिखेंगे। पहले क्या था, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो रिलीजन हो, ये सब रिलीजन से चलते थे। लेकिन अब ये हो गया डिफरेंशिएशन सोसाइटी में। तो लॉ अलग वे में चलता है, इकोनॉमी को आरबीआई गवर्न करता है, जस्टिस को कोर्ट गवर्न करती है, रिलीजन को रिलीजन के थियोलॉजियन गवर्न करते हैं। इसे कहते हैं टेलकोट पर्सन्स का कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट सेकुलराइजेशन वाले लेक्चर में ही, थ्योरी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। वो क्या कहता है, रिलीजन सर्वाइव तो करता है लेकिन प्राइवेट डोमेन ऑफ इंडिविजुअल्स पे चला जाता है। साइंस रिप्लेस कर रहे हैं रिलीजन को, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। ये क्या है, नेचुरल सोशल वर्ल्ड को समझना है। पहले क्या था, रिलीजन इनका एक्सप्लेनेशन देता था, अब साइंस इनका एक्सप्लेनेशन देता है। सेकुलर पॉलिटी है जहाँ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता रिलीजन के बेस पर, स्टेट रिलीजियस लिबर्टी को रिस्पेक्ट करता है और उनको भी रिस्पेक्ट करता है जो रिलीजन को मानते भी नहीं हैं। तो सेकुलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, रोल ऑफ रिलीजन रेस्ट्रिक्ट होता जा रहा है आज के भारत में। देन अगला टॉपिक देखते हैं, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो हमने बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लिए, कुछ प्रॉबेबल आंसर देख लिए। सोशियोलॉजिकल स्टडी में हम पढ़ेंगे ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंडोलॉजिकल व्यूज़, प्लस दूसरा हम पढ़ेंगे बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए, एम एन श्रीनिवास वाला है, कुर्ग वाला एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बस इतना ही है। तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस है ना, यूनिक है और कन्फाउंडिंग है, भ्रमित करने वाली है। ये हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में समझा भी था। जैसे ट्राइबल रिलीजन है तो वो क्या है, मेन स्ट्रीम रिलीजन के साथ मिक्स भी हो गए हैं लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट में भी रहते हैं। ये कहीं ना कहीं डाइकोटोमी दिखेगी। अब जो ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन डेवलप करने में या समझने में इंडिया में। ये हैं क्या, ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिकल व्यूज़। ओरिएंटलिज्म है, ये एडवर्ड सेड ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम ही था ओरिएंटलिज्म। तो बेसिकली ईस्ट और वेस्ट का जो एक डाइकोटोमी चलती है, विरोधाभास चलता है,
उसके लिए हम ओरिएंटलिज्म या फिर ये इंडोलॉजिकल, ये दो टर्म्स का यूज़ करते हैं। ओरिएंटल अप्रोचेस हैं वो वेस्ट को रेफरेंस पॉइंट मानती हैं, ये आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन देती है कॉलोनियलिज्म को, राइट। और ये सीधे सीधे क्या है, वहाँ उन लोगों ने स्टडी की, उन ब्रिटिशर्स ने स्टडी की जो कि कॉलोनियल डोमिनेंस को जस्टिफाई भी करते हैं। इसी जब ये ज़्यादा हो गया ओरिएंटल व्यू पॉइंट, तो उस टाइम पे इंडोलॉजी ने राइज़ किया। इंडोलॉजी मतलब इंडिया की लॉजी, स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। तो बहुत सारे जो एंशेंट लिटरेचर था उसको ट्रांसलेट किया गया, बट वहाँ पर ट्रांसलेट करते टाइम ब्राह्मण्स की हेल्प ली गई, तो उसे हम ब्राह्मणिकल व्यू भी कहते हैं या फिर ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तो जो हिंदू आइडेंटिटी आपको ज़्यादा दिखेगी ये इंडियननेस में। अब आते हैं एम एन श्रीनिवास का जो फील्ड व्यू है, उन्होंने भी ये व्यू इंट्रोड्यूस किया। तो दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है बुक व्यू, एक होता है फील्ड व्यू। बुक व्यू क्या है, बेसिकली जो भी आपका बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको पढ़ के आप कुछ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को आप कंसिडर कर रहे हो। तो जो ओरिएंटल थ्योरिस्ट थे, ब्रिटिश थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। तो ये जो बुक व्यू है बेसिकली आउटसाइडर व्यू देता है, आउटसाइडर्स व्यू। आप चीज़ों को बाहर से देखना सीखते हो, लेकिन समाज में रहना, इनसाइडर्स व्यू अगर आपको चाहिए तो आपको सोसाइटी में जाके स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या है, गोइंग टू सोसाइटी पे जाके आप जाते हो, वहाँ स्टडी करते हो। जो हमने रिसर्च मेथड में चीज़ें पढ़ी है ना, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, या फिर शेड्यूल्स हो, या फिर क्वेश्चनेयर हो, लगभग 10-12 टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, वो यहाँ यूज़ होंगे सारे। तो ये क्या है, एक इनसाइडर व्यू देता है या आउटसाइडर व्यू देता है बुक व्यू, ये दोनों ही व्यू ज़रूरी हैं। तो एम एन श्रीनिवास ने जब एक बुक लिखी, उसका नाम था रिलीजन सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसी वजह से ये क्वेश्चन भी पूछा। इनकी बुक बहुत फेमस है, एम एन श्रीनिवास भी बहुत फेमस है, इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन है वो भी बहुत फेमस है। तो इसमें इन्होंने न्यू अप्रोच दी हिंदुइज्म को स्टडी करने की, उन्होंने ये दोनों डायमेंशंस दी। और उन्होंने क्या किया, फील्ड व्यू को एडवोकेट किया। उन्होंने कहा कि आप जाके देखो तो एक बार समाज में चल कैसे रहा है हिंदुइज्म, इस वे में आपने पढ़नी है चीज़ें। अब ये टॉपिक है, जैसे हिंदुइज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडियाज़ क्या है, तो रिलीजियस बिलीव्स क्या है, वो सारे आपको ऐसे ही पढ़ने। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। इसमें आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करने का, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, राइट। यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगेन स्क्रीनशॉट। देन यहाँ पर थोड़ी सी एक डेफिनेशन है जो मैं बताना चाहूँगा। एम एन श्रीनिवास और ए एम शाह, इन्होंने कहा जो डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुइज्म है ये एक सेक्रेड बुक में नहीं लिखी गई है, या फिर एक सिंगल हिस्टोरिकल फाउंडर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस धर्म के आगे बढ़ने में हेल्प की है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन हिंदुइज्म। अब एम एन श्रीनिवास की स्टडी पर आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, कुर्ग के ऊपर बुक लिखी, नाम भी इनका वैसा ही है, बुक का नाम भी वही है। कुर्ग है क्या, कोडागू या कुर्ग है, ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। इसी वे में हम केस स्टडीज़ लिखते हैं, अगर आपको लिखना टाइम है आपके पास ज़्यादा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो कि कोक्स ऑफ कर्नाटका लिख सकते हो। तो ये डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स और ग्रीक्स हैं, कॉफ़ी पैदा करते हैं, वो नेचर की वर्शिप करते हो। ब्राह्मण रिलीजन्स में, अब ब्राह्मण देवताओं की तरह बिलीव नहीं करते हैं, ब्राह्मणों की तरह देवताओं में बिलीव नहीं करते हैं। माउंटेन रीजन्स में ज़्यादातर रहते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज है। फेस्टिवल्स और कस्टम्स पर एम एन श्रीनिवास ने इनके फोकस किया। तो श्रीनिवास ने एक एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा जो पुराण हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं संस्कृताइजेशन ऑफ कल्चर के। संस्कृताइजेशन और डी संस्कृताइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। संस्कृताइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, जो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ओपन सिस्टम ऑफ मोबिलिटी। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट हैं दे अडॉप्ट कल्चरल पैटर्न्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट। क्यों? ताकि उनका जो स्टेटस है कास्ट हायरार्किकल ऑर्डर में वो रेज हो पाए। इस प्रोसेस को कहते हैं संस्कृताइजेशन। और जो अगर डिसंस्कृताइजेशन है तो क्या है, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी की वजह से जो कास्ट हायरार्की उसमें नीचे आ जाते हैं, तो जो उनके जो कल्चरल पैटर्न है वो लोअर कास्ट की तरह हो जाते हैं। तो ये बेसिकली संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसे डिटेल में हम थिंकर्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पेपर 2 यूनिट 1। वहीं पर उन्होंने कुर्ग का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा जो एजुकेटेड कुर्ग्स के लोग हैं वो विलेज गॉड को शिवा से आइडेंटिफाई करते हैं। वो कहते हैं क्यों गॉड्स ने लिकर लेना शुरू कर दिया, मीट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी कास्ट लूज़ कर रहे थे जब वो मालाबार को क्रॉस कर रहे थे। तो इस वे में उन्होंने कहा कि जो गॉड्स हैं
सोशल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे। तो जो श्रीनिवास का सोशल व्यू है ना रिलीजन का, वो थोड़ा सा रिलीजियस स्केप्टिसिज्म पर बेस्ड है, ना कि फेथ पर बेस्ड है। उन्होंने क्या किया, रिलीजियस नॉर्म्स को एग्जामिन किया, प्रैक्टिसेस देखी उन्होंने, फेथ स्ट्रक्चर है कैसा सोसाइटल नीड के अकॉर्डिंग, ये नॉर्म्स प्रैक्टिसेस और जो फेथ है सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस वे में एम एन श्रीनिवास ने स्टडी की। श्रीनिवास के अकॉर्डिंग क्या है, जो रिलीजन का एनालिसिस है किनशिप के ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। कंक्लूजन आप पढ़ लेना, प्लस माइनस दोनों चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, तो आप पढ़ सकते हो। बुद्धिज़्म के ऊपर अगेन पॉज करके पढ़ लो, यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा आराम से, यहाँ एक्सप्लेन करने में मैं टाइम नहीं देना चाहूँगा। 4 यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन, जब हमने रिलीजन का जो क्लासिफिकेशन है वहाँ हमने देखा था यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन, एथनिक रिलीजन, ट्राइबल रिलीजन, फोक रिलीजन। यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन क्या है, जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी हमारे रिलीजन का पार्ट बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसी रिलीजन में पैदा हुए हो। कन्वर्जन पे भरोसा रखते हैं। जो एथनिक रिलीजन है जैसे हिंदुज़म, वो क्या कहते हैं, अगर आप हिंदुज़म में पैदा हुए हो तभी हिंदू हो, आप सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ फेथ से नहीं आ सकते। तो बेसिकली ये इस कीवर्ड का मतलब है। देन वेदांता रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए थे 19th सेंचुरी में, उसके बाद हुआ बुद्धिज़्म का डिक्लाइन बहुत तेज़ी से। लेकिन 20th सेंचुरी में, पिछली सेंचुरी में रिसर्जेंस देखा गया बुद्धिज़्म में, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने बहुत सारे अपने फॉलोअर्स के साथ में बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे टू प्रोटेस्ट द हिंदू कास्ट सिस्टम एज अ प्रोटेस्ट। अगेन अगर आपको ध्यान हो तो ये रिलीजन एज अ प्रोटेस्ट एलिमेंट ही ग्रो किए थे स्टार्टिंग में। देन जैनिज़्म के बारे में अगर आपको आए तो आप यहाँ से देख के लिख देना आराम से, कोई बहुत डिटेल में यहाँ समझने की नीड नहीं है। जैनिज़्म में एक जो फैक्ट है, जैन जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट जैनिज़्म में दिखता है, 95% से ज़्यादा। क्रिश्चियनिटी कैसे आए इंडिया में, कैसा हुआ, क्या हुआ, कितने ग्रुप ऑफ क्रिश्चियनिटी हैं, कब कन्वर्जन हुआ, ये सारी पूरी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है। केरला के जो क्रिश्चियंस हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कौन से 2 ब्रांच ऑफ क्रिश्चियंस दिखती हैं इंडिया में, उन सब के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उनके एडिशनल जो सैक्रेमेंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। देन यहूदी धर्म, जुडाइज़म आप यहाँ पढ़ लेना आराम से, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। देन अभी भी आप देखोगे जो ज्यूइस हैं, पारसी लोग मुंबई के आसपास रहते हैं और बहुत एफ्लुएंशियल ग्रुप हैं। इस्लाम के बारे में आप जानते हो, उर्दू लैंग्वेज एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में हैं मुस्लिम्स। देन रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स कम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। देन 1-2 फैक्ट जो आपको याद करने चाहिए कि बहुत सारे सेक्ट्स हैं, 75 सेक्ट्स हैं इस्लाम के। देन 2 मेन डिनोमिनेशन है, सुन्नी और शिया। सुन्नीज़ हैं, लार्ज हैं एंड इन्फ्लुएंशियल है। सूफिज़म भी आपको दिखता है और बेसिकली सूफिज़म आपको दिखेगा कश्मीर और लक्षद्वीप में, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है। अहमदियाज़ के बारे में आप समझ सकते हो। देन ज़ोरास्ट्रियन पारसी धर्म आप यहाँ पढ़ लेना। देन इसके बाद सिखिज़म, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा, सब रिलीजन्स के बारे में। देन बहाई फेथ, ये बेसिकली क्या है कि कृष्णा और मोहम्मद दोनों को मानते हैं, दोनों को ही कहते हैं कि इनकारनेशन ऑफ गॉड है। ट्राइबल रिलीजन की अगर हम बात करें तो ट्राइबल रिलीजन आपको अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा दिखेंगे। एनिमिज़म बेसिकली जो निन्नी ट्राइब्स हैं वो फॉलो करती हैं साउथर्न इंडिया में और बिहार और झारखंड में, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखेंगे डोइनी, डोनिये पोलो एंड रंग फ्राग, ये आप पढ़ लेना। एक रिलीजन और है महिमा रिलीजन, ये उड़ीसा में आपको दिखेगा। ये मोनोथिस्टिक बिलीव है और ये स्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिखेंगे। एडल्ट्री नहीं हो सकती है, व्यभिचार जिसे कहते हैं। इंटॉक्सिकेंट मना है, वॉलेंस मना है और कोई भी मांस मना है अपार्ट फ्रॉम फिश, मछली खा सकते हैं। देन एडवांस्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एस.सी. दुबे ने जो 9 फंक्शंस ऑफ रिलीजन दिए हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। यहाँ पॉज करके देख भी सकते हो, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम एडवांस लेक्चर पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेटरी फंक्शन, इंटीग्रेटिव आइडेंटिटी फंक्शन, देन वैलिडेशन, कंट्रोल, एक्सप्रेसिव, प्रोफेटिक, देन मैच्योरेशन, विश फुलफिलमेंट फंक्शन। इसके बाद हम जो कल्चरल आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ मिलेंगे।
ये प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन क्या है, जो आज तक अगेन किसी ने ढंग से पढ़ाया नहीं है टॉपिक, हम इस टॉपिक को पहले समझेंगे ये टॉपिक है क्या, राइट। उसके बाद हम आएंगे इन चीज़ों पर, थिंकर्स परस्पेक्टिव से लेके जैसे हम पढ़ते हैं टॉपिक वैसे पढ़ेंगे, एंड इसके बाद रिलीजन हो जाएगा ख़त्म, पेपर 1 पेपर 2 का। इसके बाद आपको मिलेगा जो रिलीजन के ऊपर टेस्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। लेक्चर्स जो फ्री है वो आप यहाँ देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर विजिट करके अगर आप इनरोल करना चाहो तो इनरोल कर सकते हो। जो कॉस्ट है वो 3000 से भी कम रखी हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपके पास रियल में टाइम है एंड यू कैन अफोर्ड देन यू कैन गो विद टेस्ट सीरीज ऑप्शन या फिर मेंटरशिप बैच। अदरवाइज़ यहाँ पर आप जा सकते हो जो ये आपका S2 बैच है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।